Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Fine. Chalo, good. एक सेकेंड होल्ड करना बेटा. Good morning, everybody. Good morning. चलो भाई शुरू करते हैं फिर, है ना. गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग. देखो मैं अभी इस हिसाब से शुरू कर रहा हूं कि बहुत बेसिक चीजें हमें थोड़ी बहुत पता है, बट नहीं पता हो, कोई चीज समझ में नहीं आया तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर ने बोल दिया तो हमें पूछने में शर्म करनी है. देयर इज नथिंग लाइक दिस. आराम से पूछ सकते हो सब कुछ जो भी आपको पूछना है. ओके, सो क्वेश्चन से शुरू करते हैं. रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब सिर्फ कंपैरिजन होता है कुछ चीजों का, है ना. कुछ चीजों का कंपैरिजन होने का मतलब क्या है? जैसे अगर मैंने बोला A is to B, is to 3, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, क्या क्या हम समझ सकते हैं इससे? काफी सारी चीजें इन्फर कर सकते हैं, जैसे कि टोटल वैल्यू है तो A को जो मिलेगा, गुड मॉर्निंग दोस्त, A को जो मिलेगा वो 2/5 ऑफ टोटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और B को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3/5 ऑफ टोटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? बताओ भाई. ठीक है. yes, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो चीजें हैं वो उसके मुझे टुकड़े करने हैं. टुकड़े कितने टुकड़े करने हैं? 5 टुकड़े करने हैं, 5 पार्ट्स. और 5 पार्ट करने हैं, उसमें से 2 पार्ट किसको मिलेंगे? ए को. और 3 पार्ट किसको मिलेंगे? बी को. ठीक है. इसी का एक और इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है कि ए को कितना मिलेगा? 2/5 का मतलब 40% टोटल का. और बी को कितना मिलेगा? 60% टोटल का. कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? बोलो. ठीक है. और क्या कह सकते हैं? क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हैं इससे? अगर मैं इसको परसेंटेज में ले जाना चाहता हूं तो बी का वैल्यू कितना है? 3 है, तो ए का वैल्यू कितना है? 2. तो बी का वैल्यू ए के वैल्यू से कितना % ज्यादा है? बोलो. बी का वैल्यू ए के वैल्यू से कितना ज्यादा है बेटा? बताओ. %20 ज्यादा सर. 50%. 1/2. बी ए से 1 ज्यादा है. 1/2. 1/2 का मतलब कितना % होता है? 50%. ए बी से कितना कम है? 1/3 कम है. into 100 which is 33. 1/3% less than B. ठीक है, ये भी इंटरप्रिटेशन निकल सकती है. तो रेशो और परसेंटेज या कंपैरिजन एक ही बात होती है कुल मिला के. अच्छा, हम ज्यादा और कम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ए और बी पॉजिटिव चीजें हैं. पॉजिटिव चीजें होने का मतलब क्या है कि ए और बी में जो नंबर निकल के आएंगे, ए भी ए 0 से बड़ा और बी भी. अगर A-2 और B-3 हो तो नहीं कह सकते ज्यादा और कम, कंपेयर नहीं कर सकते उस केस में हम फिर. तो नेगेटिव चीजों में रेशियो नहीं दिया जाता है. जनरल चीजें रेशियो दिया जाता है. कंपैरिजन हम पॉजिटिव क्वांटिटीज को ही करते हैं क्वांट में.
ये पॉइंट क्लियर हो गया भाई सबको? कोई डाउट इसमें? बोलो। सर ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं दो तीन चीजों के कंपैरिजन स्टैब्लिश करने की, जैसे मैंने बोला भी चलो ए कोई चीज है वो 2 है और बी जो है वो 3 है, जो भी हमने बात की थी। बी और सी की बात करेंगे, इसमें रेशियो है लेट्स से 5:4 का। ठीक है, तो एबीसी में कितने का रेशियो होगा? मुझे तीनों को क्लब करना है। तो कैसे करते हैं इसको हम? बिल्कुल मैंने आपको मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता रेशियो में, ठीक है, बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। क्या होता है एबीसी का मतलब बताओ? ए टू बी इज टू सी। ए अगर 2 है तो बी 3 है, और अगर बी 5 है तो सी क्या है? 4। दोनों में कौन सी चीज जो है वो कॉमन है? बी दोनों में कौन है? तो बी दोनों जगह सेम कर लेते हैं हम। कैसे सेम होगा? 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बी कितना हो जाएगा? 15, और ए कितना हो जाएगा? 10। 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बी कितना हो जाएगा? 15, और सी कितना हो जाएगा? 12। ये आ गया एबीसी का रेशियो। हमने क्या किया इसमें? बी को सेम कर लिया। बी पर फोकस है हमारा कि बी दोनों में कॉमन है, जो भी कॉमन होता है उसको सेम करना होता है, इतना सा काम है हमारा। अच्छा, 3 चीजों में तो हम याद भी रख सकते हैं कि अगर ए बी सी का रेशियो निकालना हो, अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है या दिक्कत है, जल्दी में करना है, तो अगर ए 2:3 करोगे और बी और सी का रेशियो 5:4 करोगे तो एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन करता है दिस इंटू दिस इंटू दिस। 5 into 2 कितना होता है? 10। 5 into 3 कितना होता है? 15। एंड 3 into 4 कितना होता है? 12। ये रेशियो आ गया। ठीक है, इन चीजों को अगर हमें ज्वाइन करना है तो बड़े आसानी से निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? यस सर। हाँ, ओके। नाउ लेट्स सी और क्या क्या रेशियो में दे रखे होते हैं। अच्छा, रेशियो हमेशा ना इंटीजर में कन्वर्ट करके बात करेंगे हम, समझते जाना, पहले ही क्वेश्चन नहीं होगा नहीं तो। जैसे मैंने बोला ए इज टू बी दे रखा है 2:3, बी इज टू दे रखा है फिर से 2:5, एंड सी इज टू दे रखा है 1:4। तो मुझे बताना है ए बी सी डी का इकट्ठा रेशियो क्या होगा। ठीक है, ए अगर 2 है तो बी 3 है। अब इन दोनों को देखो आप, पहले इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है इन दोनों में? बी कॉमन है, तो बी को दोनों जगह बराबर कर दो। कैसे बराबर होगा? इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने के बराबर होगा? 4 6। बी तो 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब आती है सी और डी की बारी। सही बोल रहा हूं? ये अगर सी की बात करें, सी अगर 1 है तो ये 4 है, तो सी अगर 15 होगा तो डी कितना हो जाएगा? 60। क्लब हो गया रेशियो। कोई डाउट हो पूछते रहना भाई। व्हाट आई डिड, एबीसी को क्लब किया, बी को दोनों जगह से बराबर किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, बी सेम हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 4, बी सेम हो गया मतलब ये 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 15। जब सी 1 है तो डी 4 है, सी अगर 15 होगा तो डी कितना होगा? 60। एबीसीडी का रेशियो होगा। ऐसे ही 5 हो 6 हो, कितने भी क्लब कर सकते हैं बड़े आसानी से। एक मुश्किल से 10-15 सेकंड का टाइम लगता है, इसके बाद क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, अगर मेरे पास रेशियो इस तरीके के दे रखे हो, ए इज टू बी इज टू सी, 1/2 1/3 1/5, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ए इज टू बी इज टू सी का जो रेशियो होता है, इसका मतलब टुकड़ों में डिवाइड करना है चीज को। अब यार टुकड़ों में कैसे डिवाइड होगा? 1/2 1/3 1/4 या 1/5? तो इसको हम क्या करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं इंटीजर वाले। कैसे इंटीजर में कन्वर्ट होगा? ए इज टू बी इज टू सी है, डिनोमिनेटर देखो 2 है 3 है और 5 है। ऐसा कोई नंबर बताओ जो 2 3 5 सबसे डिवाइड होता हो, छोटे से छोटा। 30? बोलो।
तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा 30 से मल्टीप्लाई करके? ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 6। ये आ गया एबीसी का रेशियो। तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका कोई प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है, यूज इसको करेंगे हम। मतलब टोटल चीज के हम टुकड़े करेंगे कितने, बताओ भाई? 31 पार्ट्स में से ए को कितने पार्ट मिलेंगे 15, बी को कितने मिलेंगे 10, और सी को कितने मिलेंगे 6। फाइन। सर एक छोटा सा डाउट, हाँ बोलो। A/B/C/D वाले में D60 कैसे आया था? हाँ, सी अगर 1 है तो डी 4 है कि नहीं है? हाँ, अच्छा ओके। तो अगर 15 सी और 4 होगा 4, तो डी कितना होगा? 15 और 4 लेंगे, ठीक। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी क्लब रेशियो, दैट इज वी कंपेयर रेशियो। यहां तक कोई समस्या किसी को? चलो फिर एक चीज बताओ, ए बी सी का रेशियो है 1/2, 1/3:5। ठीक है, क्लास में, ए क्लास में, ए स्कूल में, बी स्कूल में और सी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है। ए स्कूल, बी स्कूल और सी स्कूल में रेशियो है 1:2:1/2:1/3:5। तो मुझे बताना है कि सी में कम से कम कितने बच्चे होंगे, सी स्कूल में मिनिमम कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो अब इस रेशियो को पहले देखा जाए, फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते बच्चे, तमीज से लिखा जाए इस रेशियो को। तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 × 3 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 3, ये 2 और ये 30। इसका मतलब अगर मैं बच्चों की बात करता हूं तो सी में कम से कम 30 बच्चे होंगे, बी में कम से कम 2 और ए में कम से कम 3। क्योंकि लोग फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, 5.5 लोग नहीं होते, 5.5 लड़के 6.5 लड़कियां, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पूरी स्ट्रेंथ देखा जाए तो कम से कम कितने के बराबर होगी 35 मिनिमम। टोटल स्ट्रेंथ 35 का मल्टीपल होगी। उसमें से जो ए स्कूल है उसमें स्टूडेंट 3 के मल्टीपल होंगे, बी जो स्टूडेंट है उसमें मल्टीपल कितना होगा 2 का, और सी जो स्कूल है उसमें मल्टीपल कितना होगा जल्दी से बताओ 30 का। तो सी के कम से कम बच्चे कितने के बराबर होने चाहिए? 30 सर, 30। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। 30 स्टूडेंट्स हैं स्कूल ए, 300 स्कूल स्टूडेंट्स हैं स्कूल ए में, स्कूल बी में, म्यूट कर लो भाई, स्कूल सी में और स्कूल डी में। टोटल स्ट्रेंथ है 300। स्कूल ए में और स्कूल बी में जो स्ट्रेंथ है बच्चों की, उनका रेशियो है 2:3। स्कूल सी और स्कूल डी में जो स्टूडेंट है उनका रेशियो है 4:5, 4:5। ठीक है, तो मुझे बताने हैं कि डी में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं। स्कूल डी में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं, स्कूल सी में मिनिमम कितने बच्चे हो सकते हैं, बताओ। सोच समझ के करना, कोई जल्दी नहीं है, मैं कहीं भागना नहीं है, तसल्ली से हम दोबारा पढ़ रहे हैं यही टॉपिक, तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया है, बिल्कुल ही ब्लैंक तो नहीं है हम। सो फिगर आउट की करना क्या है, थोड़ा आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है, मैं कहीं भागना नहीं है।
बताओ भाई क्या आंसर आएगा? चलो 2-3 लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। श्रेया बहुत बढ़िया बेटा। चंचल का भी आंसर आया, बाकी लोग करो, 1 मिनट का टाइम और है। सुनो, अच्छा, ए स्कूल और बी स्कूल में जो जनता होगी, ध्यान से सुनना भाई, रेशियो का बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। स्कूल ए और स्कूल बी में मिला के जो जनता होगी वो 5 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी? यस? मेरी बात का जवाब दो, आंसर नहीं, मेरी बात का जवाब दो। जितने लोग हैं क्लास में बताओ यस और नो। यस सर। ठीक है। स्कूल सी और स्कूल डी में जो मिला के जनता होगी वो कितने के रेशियो में होगी? 9 के मल्टीपल में होगी। सही है। पर अगर मैं टोटल जनता की बात कर रहा हूं, ये 9 का मल्टीपल है कि 5 का मल्टीपल है? ये 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 से डिवाइड हो रहे हैं नंबर। तो सिंपली सी और डी में जो जनता होनी चाहिए वो भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी इंटीजर में आएगी वैल्यू, फ्रैक्शन में आ जाएंगे नहीं तो लोग। तुम एक काम करो, सी और डी में जनता 9 मान के चलो। 9 मानोगे तो इसमें से 9 माइनस करोगे, क्या आएगा? ए प्लस बी की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? अगर सी प्लस डी को तुम 9 लेते हो तो ए प्लस बी की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? जल्दी से बताओ। 291। नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? 5 का मल्टीपल है नहीं। अगर तुम इसमें दोनों में स्टूडेंट 18 लेते हो, 9 लेते हो तो नहीं चलेगा, 18 लेते हो तो नहीं चलेगा, 27 लेते हो तो नहीं चलेगा, 36 लेते हो तो नहीं चलेगा, 45 लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि 300 में से 45 माइनस करोगे तो 255 बच्चे बचते हैं। तो ए प्लस बी में 255 बच्चे हो सकते हैं। हो सकते नहीं हो सकते हैं? यस और नो? यस सर। सो व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि सी और डी में जो जनता होगी वो 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो लोग फ्रैक्शन में आने लगेंगे। 5.5 लोग, 6.5 लोग ऐसे आएंगे, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सी प्लस डी में कम से कम जनता कितनी हो सकती है बताओ? 45। 45। और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है बताओ? 300 से कम रखनी है टोटल बस, और 45 का मल्टीपल चाहिए। बताओ 45, 90, 135 कितनी हो सकती है? हाँ जी बेटा। 45 इंटू 5 कितना होता है? 45 इंटू 6 कितना होता है? 270 तक हो सकता है सर। हाँ, 255 नहीं होगी बेटा। 255 कैसे होगी? 255 45 से डिवाइड ही नहीं होता कृष्णा। सी प्लस डी में कम से कम लोग होंगे 45 और ज्यादा से ज्यादा लोग कितने हो सकते हैं? 270। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। बताओ। सिंपल सा एप्लीकेशन है रेशियो का, सिर्फ हमें थोड़ी अकल लगानी है कि नंबर कैसे सेट किए जाए कि लोग फ्रैक्शन में ना आए। यही तो सीखा हमने रेशियो में।
बताओ भाई सही है या नहीं है? कृष्णा इज दैट ओके? हाँ, तो 270 लोग हो सकते हैं। अब जब सी प्लस डी की वैल्यू कम से कम होगी तो सी कम से कम हो जाएगा, सी प्लस डी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो सी और डी दोनों बढ़ जाएंगे। सी कम से कम कितना हो सकता है? सी बताओ, सी कम से कम कितना हो सकता है? बताओ, देख जल्दी से बताओ बिना लिखे। इसके 9 टुकड़े करोगे, एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा? 9 सर 9। एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा 9 टुकड़े करोगे तो? 5 5। तो 4 टुकड़े कितने के हो जाएंगे? 20। तो सी में कम से कम जनता कितनी हो सकती है? 20। और डी स्कूल में मैक्सिमम जनता कितनी हो सकती है? कौन सा लोगे अब नंबर? 45 लोगे कि 270 लोगे? 270 इसके 9 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा कितने का होगा? 300 का, 30 का। सही है? डी में मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 150। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। यस और नो? क्लियर सर। क्विकली रिव्यू करें। टोटल जनता 300 है, ए और बी को मिला के जनता 5 का मल्टीपल होना चाहिए, सी और डी का मिला के भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 300 5 का मल्टीपल है। पर सी और डी का रेशियो दे रखा है 4:5, तो सी और डी की जनता 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 9 का मल्टीपल 5 का मतलब 45 का मल्टीपल। तो सी और डी में सबसे कम जनता कितनी होगी? 45। और ज्यादा से ज्यादा कितनी जनता कितनी होगी? 45 का मल्टीपल आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, 300 से कम 270। ठीक है, 45 इंटू 6। तो सर? सी प्लस डी सबसे कम हाँ बेटा बोलो। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या, मतलब क्वेश्चन सम में, कि ए एस प्लस बी एस जो है वो 5 का मल्टीपल हो, एंड अगर उसे 9 के मल्टीपल से ऐड करो सी एस प्लस डी एस से, तो भी 5 का मल्टीपल रिजल्ट में मिले, मतलब जैसे कि 300। मतलब सर अगर 5 की कैसे? मल्टीपल और 9 की मल्टीपल को प्लस करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ऐसा पॉसिबल। कैसे? ये 9 का मल्टीपल नहीं है ना बेटा 300। तुम ये बताओ, इवन प्लस इवन होता है कि ऑड होता है? ऐसा हो सकता है कभी? सर इवन। अच्छा, इवन प्लस ऑड इवन हो सकता है कभी? नो सर, इवन प्लस इवन। हाँ, तो मुझे एक बात का जवाब दो, जब 5 के मल्टीपल में तुम 9 का मल्टीपल जोड़ोगे प्योर, तो 5 का मल्टीपल आ सकता है कभी? ओके सर, आगे। ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, आपके पास कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग होगा ना कृष्णा। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं है। आपके पास टोटल जनता 300 है, आपको सारे एक्स एक्स थोड़ी पता है। ये पता है आपको 2:3 का मतलब 2x और 3x और ये 4x और 5x सब जगह x होगा। ये y भी तो हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता बताओ? सब जगह एक जैसा मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं। फिर से देख लो, मैं बता देता हूं बिना उसके टेंशन के, बिल्कुल बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेगा, और दोबारा पूछने की पीछे ऐसा झिझकने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। भाई मैंने बोला सिंपली देखो, बिना लिखे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो जनता होगी या तो 5 होगी या 10 होगी या 15 होगी या 20 होगी, होगी नहीं होगी? बोलो। इसमें जो जनता होगी 9 होगी, 18 नहीं। होगी, 27 होगी, 36 होगी, 35 होगी, होगी नहीं होगी? पर टोटल जनता तो 300 है ना दोस्त। 300 जनता में से अगर मैं 5 के मल्टीपल माइनस करूंगा, 5 10 15 20 25 30 जो भी माइनस करूंगा, तो ये भी 5 का मल्टीपल आना चाहिए। ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड हो। 300 में 300 जो है 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है, और ए एस प्लस बी एस भी 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है।
तो कायदे से अगर मैं देखा जाए 5 के मल्टीपल में से 5 का मल्टीपल या 5 से डिवाइड होने वाले नंबर में से 5 से डिवाइड होने वाला नंबर माइनस करूंगा तो ये भी किसका मल्टीपल आना चाहिए? 5 का मल्टीपल आना चाहिए। ये ऑलरेडी किसका मल्टीपल है? सब लोग बताओ। 9 का। तो 9 का मल्टीपल भी है और 5 का मल्टीपल भी है। कुल मिला के किसका मल्टीपल होना चाहिए? 45 का, दोनों का एलसीएम। तो C प्लस डी की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी? अभी तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा। C प्लस डी की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी? 45, फिर 90, फिर 135, बोलो भाई, फिर 180, फिर 225, फिर 270, फिर 315। ये हो नहीं सकती। तो सबसे छोटी वैल्यू ये होगी और सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी। इसको यूज करोगे तो C की सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी, इसको यूज करोगे तो D की सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। बस टुकड़े करने हैं इसके, 9 टुकड़े करोगे, C हो जाएगा इस केस में 20। बोलो। और इस केस में D की वैल्यू कितने निकल के आई? इसके 9 टुकड़े करोगे 150। खत्म हो गई बात। तो रेशियो में कई सारी चीजें हिडन होती हैं। अभी समझ आ गया सबको? करण? हाँ, हम लोग क्या करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम बिल्कुल मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं हर चीज। आप लॉजिकली सोचो। क्लास में भाई बंदे बैठे हैं, है ना? मैं बोल रहा हूँ क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:3 है, तो कम से कम 3 लड़के तो होंगे ना, 3 बच्चे तो होंगे ना क्लास में। नहीं तो लोग फिर आधे आधे पौने नहीं हो जाएंगे? 1.5 बच्चा आ सकता है क्लास में। एक लड़का आया पूरा, एक लड़का आया आधा, ऐसा नहीं हो सकता। इतना सोचना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। रेशियो का मतलब बस हिडन एक्स में चीज क्या है कि लोग इंटीजर में होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। इज इट ओके एवरीबॉडी? यस सर जो सर हाँ सर ये जो 2:3 या 4:5 है सर, इसको हम 2:5 और 2.5 और 3.5 जब एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 9 और 5 का, फिर इनको जब कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो सर तब भी निकल सकता है आंसर। मतलब फिर 18 आएगा, 27। बेटा कंबाइंड रेशियो का मतलब क्या है? जब बी और सी में कुछ भी ज्वाइन ही नहीं हो रहा, कॉमन तब जो ज्वाइन सब कर सकते हो जब बीच में कुछ कॉमन हो। अच्छा अच्छा। ये और बी है और ये सी और डी है, तो ज्वाइन कैसे कर लोगे? जब भी हम रेशियो ज्वाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन होता है कि नहीं होता है? A:B होता है, B:C होता है, तब हम ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है सर। ज्वाइन करने के लिए भाई दो लोगों को अगर बात करनी है, दो लोगों को अगर बात करनी है तो बीच में कम से कम एक भाषा तो आनी चाहिए दोनों को, कॉमन कुछ तो होना चाहिए, या ट्रांसलेटर तो होना चाहिए। ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, तो कैसे ज्वाइन कर लोगे आप? तो पॉसिबल ही नहीं है ज्वाइन करना। आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट। आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। यस सर। चलो गुड। आई एम श्योर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा होगा सबने। A:B का रेशियो दे रखा है, B:C का रेशियो दे रखा है, C:D, D:E, E:F, ये सब दे रखा होता है और ABC इस तरीके को कुछ निकालना होता है। A:B कितने के बराबर है? लेट्स से 4:3। B:C कितने के बराबर है? रैंडम रेशियो लिख रहा हूं मैं, 5:2। C:D कितने के बराबर है? लेट्स से 3:5। D:E कितने के बराबर है? 3:2। और E:F कितने के बराबर है? 3:1। ठीक है, तो मुझे कोई लेट्स से ABC डिवाइड बाय DEF निकालना है। किया था आपने क्लास में क्वेश्चन? बोलो। हाँ सर किया था। तो इसके करने के दो तरीके हैं। एक जो आपको पता है, क्या सबके रेशियो जोड़ लो। A यहां पर है, B यहां पर है। ABC का रेशियो कितने के बराबर है? ये 4:3 है, ये 5:2 है। क्लब कर सकते हैं। तो ABC का रेशियो कितना हो जाएगा? 5×4 20, 5×3 15, 3 × 2 3 × 2 6। आ गया ABC का रेशियो। C और D का रेशियो कितने के बराबर है? जल्दी से बताओ। 3:5। अगर ये 3 है तो ये 5 है, तो 6 है तो क्या होगा? 10 होगा। समझ पा रहे हैं सब लोग? अगर ये 3 है C तो D 5 है,
तो अगर C 6 होगा तो D 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो बच्चे। यस सर। ठीक है, डी और ई का रेशियो कोई दिक्कत हो तो पूछते रहना, वो मत सोचना बार बार बोल रहा हूं मैं एक ही चीज। डी और ए में रेशियो कितने का है? 3:2। डी और ए में रेशियो कितने का है जल्दी से बताओ? 3:2। अब प्रॉब्लम है ये 10 है, ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूं, अरे यार इसको मैं रेज कर रहा हूं, ये रेशियो तो आ गया 6:10। ये 3:2 है, क्या किया जाए? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 30। 3 से मल्टीप्लाई कर दो 10 को तो कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 18। ये कितना हो जाएगा? 45। ये कितना हो जाएगा? 60। तो अगर ये 3 है तो ये 2 है, तो ये 30 होगा तो क्या हो जाएगा? 20। ये आ गया ABCD किसका रेशियो? ई का रेशियो। ई और एफ का रेशियो कितने के बराबर है? 3:1। 3:1 सही है। अब अगर ये फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, तो ABCD का रेशियो कितना हो जाएगा? 180:135 इस टू 3 से मल्टीप्लाई दोबारा कर रहा हूं, 54:90:60। जब ये 60 है तो ये कितना होगा? जब ये 3 है तो ये 1 है, तो जब ये 60 होगा तो ये कितने के बराबर होगा बताओ? 20। ये रेशियो क्लब होगा सबके सब। बीच वाला कॉमन बार बार मैं सेम करता जा रहा हूं दोनों में टर्म। अब इसमें ABC डिवाइड बाय DEF डाल दो वैल्यू। एक तरीका तो ये था मेरे पास रेशियो क्लब करने का तरीका, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। ABC का रेशियो तुरंत निकाला, C और D कॉमन है, जो भी कोई बोल रहा था कि हम क्लब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि C और D कॉमन है। C अगर 3 होगा तो D 5 होगा, ये 2 है तो ये कितना होगा? 2 × 3 6, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर कितने का रेशियो चाहिए था? बोलो भाई। अगर ये 6 है तो ये 10 होगा, अगर ये 3 है तो ये 5 है, तो ये 6 है तो ये 10 होगा। इस तरीके से रेशियो सारे हमने जोड़ लिए, यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है सुनना, जिसमें हमें रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। एक बात का जवाब दो, अगर मैं A लिखता हूं, ध्यान से देखना भाई सब लोग प्लीज, अगर मैं A लिखता हूं तो A के साथ ऑटोमेटिकली क्या जुड़ा हुआ है रेशियो में? B जुड़ा हुआ है। यस नो? पर Yes, B तो sir. मुझे चाहिए था, पर न्यूमरेटर में चाहिए था B, तो B² से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया B² से मल्टीप्लाई? क्योंकि B मुझे न्यूमरेटर में चाहिए था और B डिनोमिनेटर में आ गया, तो एक B से एक B कैंसिल होकर B न्यूमरेटर में आ जाएगा। B के साथ ऑटोमेटिकली क्या जुड़ा हुआ है? C²। कर दिया मल्टीप्लाई। अब मुझे C फिर से न्यूमरेटर में चाहिए था, कैसे लाए न्यूमरेटर में? इसको C³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो C² से C³ कैंसिल होकर सिर्फ C बचेगा, पर C के साथ अकेला C तो है ही नहीं ना, C और D है, तो D³ भी लिखना पड़ेगा। D चाहिए था, डिनोमिनेटर में चाहिए था, पर ज्यादा पावर आ गई, सिंगल पावर चाहिए थी, तो ऊपर D² से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही पावर बचेगी नीचे। D के साथ ऑटोमेटिकली E² आ जाएगा। E चाहिए था सिंगल पावर, दो पावर आ गई, तो ऊपर E से मल्टीप्लाई कर दो, E के साथ नीचे ऑटोमेटिकली F आ जाएगी। इसमें वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। A/B कितने के बराबर है? 4/3। B²/C² कितना है? 25/4। CQ/DQ कितने के बराबर है? 27/125। D²/E² कितने के बराबर है? 9/4। और E/F कितने के बराबर है? 3:1। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो सर ये ऑल्टरनेटिव मेथड हो गया ना एक तरीके से? हाँ, ऑल्टरनेटिव मेथड हो गया ये, ठीक है। इसमें टाइम बहुत कम लगता है, रेशियो क्लब करने में बहुत सारे स्टेप होते हैं, गलती होने के चांसेस हैं, इसमें कोई गलती होने के चांस ही नहीं। पावर का ध्यान रखना बस, क्या एलिमिनेट करनी है। सर वो CQ और DQQ आएगा वहाँ पे, वो भी तो सर 2 बार ही रिपीट हो रहा है। कहाँ दोबारा रिपीट हो रहा है? ABC डिवाइड बाय DEF में क्या आता है? C एक ही बार तो आता है।
नीचे सी स्क्वायर लिख दिया तुमने, ऊपर चाहिए मुझे एक सी। कहाँ से आएगा? जब सी क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा। सी स्क्वायर से सी क्यूब कैंसिल होकर एक सी छोड़ेगा बस, ये वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तो नीचे डी क्यू आ जाएगा अपने आप। तो जब डी क्यू नीचे आ गया, मुझे एक ही डी चाहिए था नीचे, तो ऊपर डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कैंसिल होके एक डी छूट जाएगा नीचे। डी स्क्वायर के साथ ऑटोमेटिकली ई स्क्वायर आ गया। आ गया नहीं आ गया? पर जो E ऊपर चाहिए था स्क्वायर मुझे होगा सर वो सिंगल। नीचे भी आ ही जाएगा। हाँ, अब जब ई स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ऊपर क्या आएगा? ई ई हमें आएगा। एक क्यों चाहिए। आएगा? एक ही चाहिए। ई के साथ ऑटोमेटिकली एफ ही आएगा। अच्छा ये बताओ, ए बी स्क्वायर सी डिवाइड बाई डी ई एफ, क्या आंसर होगा इसका? इसी डेटा के लिए। तो सर जहाँ पे बी स्क्वायर किया था वहाँ बी क्यू हो जाएगा सर। नहीं, इसका आंसर होगा, देखो कंसेप्ट तुम्हारे अगर क्लियर होते तो तुम्हारा आंसर अभी तक आ जाता। सीबीडी आंसर होगा। ऊपर डिग्री 4 है, नीचे डिग्री 3 है, के कैंसिल ही नहीं होगा, कॉमन फैक्टर। ए बी स्क्वायर सी डिवाइड बाई डी ई एफ है। अच्छा हाँ ऊपर सर, दोनों में पावर होनी चाहिए सर। हाँ सेम होनी चाहिए, जैसे इसमें पावर सेम है। अगर कॉमन कांस्टेंट में कोई के लेता हूं तो ऊपर भी के क्यूब आएगा, नीचे भी के क्यूब आएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? के की पावर 4 आएगी और नीचे के की पावर 3 आएगी, कैंसिल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आगे बढ़े। जल्दी बताओ भाई, यस और नो। Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। दूसरा पॉइंट, रेशो कभी ना डायरेक्टली हम जोड़ते नहीं है। जैसे मैंने बोला कि जैसे क्वेश्चन नहीं, देखो मैं सिंपल सा क्वेश्चन करके बताता हूं, उससे क्लैरिटी आएगी। ए और बी की इनकम का रेशियो है, दो लोग हैं ए और बी, इनकी इनकम का रेशियो दे रहा हूं मैं। इनकम का रेशियो है 4:3, ठीक है। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 6:5, 6:5। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये तो सिंपल सा एक डेटा दे रखा मुझे। इनकम का रेशियो है 4:3, एक्सपेंडिचर रेशियो है 6:5। यस। दो सवाल। Yes, sir. पहला सवाल, हु सेव्स मोर? अब हम एक्चुअली रेशियो के इन डेप्थ में घुस रहे हैं धीरे धीरे, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। दूसरा, if their savings are in the ratio of, if A savings and B savings are in the ratio of 5:3, then A spent what percent of his income? A spends what percent of his income? तो पहले का आंसर तो ए ही होगा सर, ए से स्मॉल। कैसे आए ए सेव्स मोर बताओ?
सर वो 4:3 है तो वो एक 1/4 रेशियो ज्यादा है, तो 1/4 का 25% हो गया, तो 25। 1/4 ज्यादा नहीं है, 1/3 ज्यादा है, पहले तो तुम यही हाँ सोचो। सॉरी, 1/3 है सर। हाँ, बी से कंपेयर कर रहे हैं, 1/3 ज्यादा है। हाँ सर, वो बेस चेंज मिल रहा है। ठीक है, 33% ज्यादा है। फिर एक्सपेंस है उसके सर और 20%। और सर उसका एक्सपेंस 1/5 है, तो वो 20% ज्यादा है एक। हाँ, तो ये 33% ज्यादा है और एक्सपेंडिचर 20% ज्यादा है। हाँ, फिर कैसे पता चला? अभी समझाओ मुझे, जैसे मैं समझाता हूं कैसे आया। उसकी वजह है पूछने की, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं क्यों। मैं समझाता हूं, सुनो। अगर ए की इनकम और बी की इनकम का रेशियो देखा जाए, अगर ए की इनकम बी की इनकम की डबल है और ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर का डबल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए की सेविंग बी की सेविंग की डबल होगी? कह सकते हैं? यस सर। कैसे? अगर तुम लोगे, तुम यहां पर 2x और x लोगे, ए की इनकम में से ए का सेविंग्स, ए का एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, 2x और x इनकम हो गई ए की और बी की। ऊपर क्या करोगे आप? ऊपर क्या से क्या माइनस करोगे? 2y। और नीचे से क्या करोगे? y माइनस करोगे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही तो होता है सेविंग। ये ए का इनकम है और ये का एक्सपेंडिचर है, ये बी का इनकम है और बी का एक्सपेंडिचर है। x माइनस वाई बचेगा ऊपर और नीचे भी बचेगा x माइनस वाई, कैंसिल होगा। कितने का रेशियो बचा? 2:1। इसको हम अपने टर्म्स में बात करते हैं। अगर आप परसेंटेज के डायरेक्शन में सोच रहे हो कि ए की इनकम बी की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है, ये बताओ। ए की इनकम बी की इनकम, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो शिरा बेटा, बताओ जल्दी से। ए का इनकम बी की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है? 100%। 100%। और अगर ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर से 100% ज्यादा है, तो ए का सेविंग भी बी के सेविंग से 100% ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? सिद्धार्थ, सिमी, वैभव, स्वप्निल, याशिका, चंचल, दिव्यांश, गौरांग, अक्षित, अभिनंदन। 11 बजने वाले हैं, जागो भी नींद से। परी, प्रज्ञा, प्रखर। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए का इनकम बी के इनकम से 33.33% ज्यादा है, अगर ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर से 33.33% ज्यादा होता, तब भी ए की सेविंग बी की सेविंग से 33.33% ज्यादा होती। होती नहीं होती? अगर ये 20 की जगह, तब भी ए की सेविंग बी की सेविंग से 33.33% ज्यादा होती। अब ये सिर्फ 20% ज्यादा है, मतलब इसकी सेविंग बी की सेविंग से ज्यादा ही होगी। ठीक है, फाइन। चलो, दूसरा पार्ट क्या है? ए की सेविंग और बी की सेविंग का रेशियो दे रखा है मुझे 5:3। तो हम ये बोल सकते हैं ए की इनकम है 4x, बी की इनकम कितनी है? 6x। सर हाँ भाई कृष्णा, ध्यान से देखना। हाँ जी। सर, तो मतलब इसका तो ये भी हो सकता है ना कि ये 33.3% से ज्यादा होगी, मतलब सेविंग इसकी। हाँ वही तो, बिल्कुल होगी। ए की इनकम 4x, बी की इनकम 3x। ए की इनकम 4x, बी की इनकम 3x। ए का एक्सपेंडिचर 6y, बी का एक्सपेंडिचर 5y। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितने के बराबर होता है? सेविंग्स के बराबर, 5:3। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं? अब यहां से ध्यान से देखना, ये क्यों लिया मैंने क्वेश्चन।
ये जो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे बोला था कि सर मैं रेशो को क्लब कर सकता हूँ, सबको एक्स ले लिए थे उसने, कि ए और बी के स्टूडेंट्स में हो गए 2x 3x और सी और डी में हो गए 4x एंड 5x। ऐसा नहीं होता, सब जगह एक वेरिएबल नहीं ले, वो गलत निकला है बाद में, वो दैट इज अ सेपरेट इशू, पर हमें एक्स एक्स सब जगह सेम नहीं लेना होता है। रेशियो में से रेशियो कभी माइनस नहीं होते डायरेक्ट। ऐसा नहीं होता कि इनकम का रेशियो 2:1 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2 है तो आप 2 में से माइनस कर दो डायरेक्ट, दिस इज रॉन्ग। सो यहां से हम एक्स और वाई में रिलेशन निकालेंगे। क्या होगा एक्स और वाई का रिलेशन? 12x minus 18y is equal to 15x minus 25y। यहां से हम निकालेंगे तो 3x 25 minus 18 कितना होता है बताओ भाई? 7y। सो x upon y का रेशियो कितने के बराबर आ गया? 7:3। इज दैट ओके? कोई डाउट इसमें? 15 में से 3 12 गया, 3 बचा, और 25 में से 18 गया, 7 बचा। तो एक काम करते हैं, x को ले लो आप 7 के और y को ले लो 3 के। कोशिश क्या करो, जितना ज्यादा इंटीजर में काम करोगे उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए आंसर करना क्वेश्चन। जहां तुमने फ्रैक्शन इन्वॉल्व किए कॉम्प्लिकेशन अननेसेसरी बढ़ जाती है। सॉरी, अब मुझसे पूछा है, ये बताओ अगर x है मेरे पास 7 के और y अगर 8 के 3 के है, तो a का जो इनकम था वो कितने के बराबर था बताओ? 4x। 4x का मतलब कितना होता है? 28 के। और एक्सपेंडिचर कितने के बराबर है? 6y। 6y का मतलब कितना होता है बताओ भाई? 18 के। यस और नो? जल्दी जवाब दो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था? हाँ सर, हाँ सर। ए स्पेंड व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम? ए कितना खर्चा करता है? 18 के खर्च करता है। कितनी खर्चे में से? 28 के में से, इनटू 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9 होगा। ये कितने के बराबर होगा? 4। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 14। फाइन। ये 2 से डिवाइड करेंगे 7, ये कितना हो जाएगा? 50। 450 बाई 7%। ठीक है, बोलो भाई। यस। सर इसमें लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था, ए स्पेंड व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम, तो जो सर हमने ये निकाला था कि 20% ज्यादा खर्च किया उसने, तो इस डायरेक्ट मेथड से कुछ नहीं कर सकता है 20% से कुछ? अरे वो तो बी से कंपैरिजन में है। एक ही सेल, एक ही एक्सपेंडिचर को एक ही इनकम से कंपेयर करना है, तो कैसे कर सकते हो? तो वो सर इसी फॉर्म से होगा मतलब? नहीं, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज मुझे ये नहीं पता ना कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। जब तक एक्स और वाई का इसका और इसका क्या रिलेशन है कॉमन कोफिशिएंट का, वो नहीं पता चलेगा, तब तक हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पता चल रही है भाई एक्स और वाई में रिलेशन 7 और 3 का है। अगर मैं उसको 7 के ले लेता हूँ तो इसको 3 के लेना पड़ेगा। अब एक की इनकम निकाल लो 28 के, और ई की एक्सपेंडिचर निकालो, क्योंकि इस डेटा से कभी 28 18 निकल ही नहीं सकता। ओके सर, ओके। ठीक है। हाँ, जो इसके जुगाड़ तुगाड़ हैं उनका बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं बता भी दूंगा, आप 2 दिन में भूल जाओगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। बहुत सिंपल प्रोसीजर है ये। सिर्फ इतना सुंदर साफ सुथरा लिखने का मतलब ये है कि समझ में आ जाए। इतना जल्द इतना साफ लिखता कौन है? आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, ए बी सी डी, ये 4 दोस्त हैं। इन्होंने एक कार खरीदी, ठीक है। और जो इसने, ए ने जो पैसा दिया, ए पेड हाफ ऑफ व्हाट others paid।
बी पेड 1/3 ऑफ व्हाट अदर्स। अदर्स का मतलब क्या होता है? बी के अलावा। सी पेड 1/4 ऑफ what others paid, and D paid 13,000। ठीक है, बोलो भाई। तो बताना है ए ने कितना पे किया होगा। बहुत कॉमन कंसेप्ट है रेशियो का, बहुत कॉमन। अगर टुकड़ों में डिवीजन करना में आता है तो दिस इज समथिंग विच आई नीड टू अंडरस्टैंड। टोटल पैसे जो पे किए गए कार के वो नहीं पता मुझे, पर ये पता है कि ए ने जो पैसा दिया है वो बचे हुए लोगों के पेमेंट का आधा है। बी ने जो पेमेंट किया है वो बचे हुए लोगों के पेमेंट का 1/3 है। सी ने जो पेमेंट किया है वो बचे हुए लोगों के पेमेंट का 1/4 है। और डी का पेमेंट है 13,000 रुपए। तो मुझे बताना है कि ए ने कितना पे किया होगा। कर रहे हो? मैं बताऊं? सर 1 मिनट ट्राई करके देखते हैं। हाँ करो, ट्राई करो। कर ही रहे हो तो एक क्वेश्चन और करो फिर। ए की सैलरी, बी की सैलरी और सी की सैलरी का रेशियो, सुनो भाई लिखना सब लोग, 3:4:5 है। ए की सैलरी बढ़ा दी गई है एक्स रुपए से और बी की सैलरी बढ़ा दी गई है वाई रुपए से। ए की सैलरी, बी की सैलरी और सी की सैलरी का रेशियो 3:4:5 है। ए की सैलरी बढ़ा दी एक्स रुपए से, बी की सैलरी बढ़ा दी है 5 रुपए से। तो अब इनकी ए की सैलरी नई वाली, बी की सैलरी नई वाली और सी की सैलरी नई वाली का जो रेशियो है वो 5:4:3 है। डेटा तो करेक्ट लग रहा है यार मुझे। तो मुझे बताना है एक्स और वाई में क्या रेशियो होगा। एबीसी की पुरानी सैलरी में रेशियो है 3:4:5 का। ए की सैलरी बढ़ा दी है एक्स रुपए से, बी की सैलरी बढ़ा दी है 22 रुपए से। तो इनकी नई सैलरी का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5:4:3। तो मुझे बताना है कि एक्स रुपए और एक्स और वाई का रेशियो कितना है। करो दोनों क्वेश्चन ट्राई। 1 मिनट का टाइम देना बेटा, पानी पी के आ रहा हूं।
चलो बेटा देखते हैं, पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। अब क्वेश्चन तो याद हो गया होगा, ए ने जो पे किया है वो टोटल का हाफ पे किया है, टोटल का बचे हुए लोगों का 1/3 पे किया है, किया नहीं किया है? ध्यान से सुनना, ए ने जो पे किया है बचे हुए लोगों का आधा पे किया है। अब ध्यान से देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको। ए ने जो पे किया है वो बी प्लस सी प्लस डी के पेमेंट का कितना है, जल्दी से बताओ, हाफ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए ने जो पे किया होगा वो 1/3 किया होगा टोटल का? टोटल चीज के 3 टुकड़े करने नहीं करने? जल्दी जवाब दो, यस नो। हाँ, ऐसे ही जो बी ने पे किया है वो ए प्लस सी प्लस डी के पेमेंट का 1/3 दिया है, इसका मतलब बी ने टोटल का कितना दिया होगा, 1/4। सी ने जो पेमेंट किया है वो ए प्लस बी प्लस डी के पेमेंट का कितना दिया है, 1/4। इसका मतलब टोटल का कितना दिया होगा सी ने, 1/5। और डी ने कितना दिया है, 13,000। तो हम ये बोल सकते हैं T/3 T/4 T/5 प्लस 13,000 इज इक्वल टू टी। टी निकालोगे यहां से कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा ये बताओ। 5 4 3 60, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 13,000। यहां से टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 60 में से 20 15 35 और 12 कितना होता है, 47। 13T/60 13,000। तो टी कितने के बराबर हो गया, 60,000। तो ए ने कितना पे किया होगा, 60,000 का 1/3, 20,000 रुपए। ये सिर्फ लिखने के तरीके हैं इतने सारे, सिर्फ पढ़ के समझ में आ जाएगा। हमें डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखने की पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे। ए ने टोटल का कितना पे किया होगा ये तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। बेटा क्या समझ नहीं आया, बताओ। सर ये समझ नहीं आया कि सर 1/3 टी कैसे आया और 1/4 टी ऐसे। अच्छा बताओ, टोटल यहाँ पैसे के कितने टुकड़े हुए हैं ये बताओ तुम। ए बी सी डी के पैसे के बताओ। ए ने अगर एक्स पे किया है तो बी सी डी ने मिला के कितना पे किया है, बी सी डी ने मिला के कितना पे किया है, बोलो। 2x। तो टोटल कार कितने रुपए की थी, ओके सर। उसमें से ए ने कितना पे किया है, तो 1/3 तो हुआ नहीं हुआ। आपने एक चीज क्लास में सीखी थी, सबने सीखी थी क्लास में, शुरू में भी मैंने बताई थी कि अगर मैं ए और बी की बात करता हूं, जो आप लोगों ने बोला था कि भाई 2:3 का रेशियो है, तो हमें बोल सकते हैं ए का वैल्यू टोटल का 2/5 होगा कि नहीं होगा। बीसीडी अगर कोई एक बंदा है तो उस बंदा और ए का रेशियो 1:3 है, तो ए ने टोटल का कितना पे किया होगा, 1/3। बी का रेशियो और बचे हुए 3 लोगों का रेशियो 1:3 है, तो जो बी ने पे किया होगा वो टोटल का कितना पे किया होगा, 1 आउट ऑफ टोटल 4। सी ने पे किया होगा 1 आउट ऑफ टोटल 5। समझे। तो ये हमें ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, मत सोचना इतना बड़ा सोल्यूशन है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। हमारे को डायरेक्टली ये लिखना है, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज द ओनली थिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड। सर मैंने तो सर 1/2 का जो लेफ्ट था तो 1/2 होगा, तो वही वैसे करा था, मतलब जितना लेफ्ट बचा था तो उसको प्लस प्लस करके 1/3 का 2/3 लेफ्ट था और 1/4 का 3/4 लेफ्ट था। मतलब सर पहले ऐसे ही कर रहा था सर।
नहीं, क्वेश्चन के इंप्रेशन में किया तुमने, पुराने किया, ऐसा कर तुमने कुछ किसी क्वेश्चन का इसमें ऐसा। आप ये देखो ना भाई, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को समझने। मैंने उस दिन एक चीज आपको बहुत ध्यान से बोली थी सबसे पहली क्लास में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है पता है एप्टीट्यूड टेस्ट का? क्वेश्चन समझना। सॉल्यूशन तो बात की बात है, अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारा 60% काम हो गया। सर वही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है सर, क्वेश्चन समझने का। तो आप आराम से, क्योंकि आपका इंक्लिनेशन सबका क्या रहता है, क्वेश्चन मिला और उसको आंसर निकाल लो कैसे तो भी करके। अरे भाई क्वेश्चन तो समझो पहले, आंसर वो थोड़ी निकालना है जो हमारे मन को अच्छा लग रहा है। ए बी सी डी का रेशियो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है ए का रेशियो और बी सी डी का रेशियो, तो हम इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। ए ने टोटल का कितना पे किया होगा, 1/3, खत्म। इतनी सिंपल सी बात है। अच्छा बताओ, ए बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ, इनका रेशियो है 1:3:4। अभी बताओ ए ने टोटल का कितना पे किया होगा, जल्दी बताओ। 1/7 सर। 1/8। अरे हाँ 1/8 सर, सॉरी। टोटल में ए भी आता है भाई, ए को कैसे भूल गए तुम? सर कंसीडर नहीं किया था उसमें। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें किसी को? सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट तो लेने दो, आपने मिटा दीजिए। लो ये लो। ठीक है, हाँ सर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। टू इज टू वन। इसके भी दो तरीके हैं करने के। एक तो तरीका है जो हमारे पास नॉर्मली हम सोच सकते हैं, भाई ए की सैलरी इनिशियली मान ली मैंने, ए की इनिशियल इनकम मान ली, बी की इनिशियल इनकम मान ली और सी की इनिशियल इनकम मान ली। इनिशियली कितने के बराबर हो जाएगी, 3x 4x एंड 5x। ये इनिशियल इनकम है, ठीक है। इनकम न्यू कितने के बराबर मान ली मैंने, 5y। ये वो तरीका है जो मुझे बताना जरूरी है, छोटा तरीका बताने से पहले, ठीक है, क्योंकि हर बार जुगाड़ चमकती नहीं है एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए क्या कर सकते हैं। अब मेरे पास 3x बढ़ाया है, 3x को कितना बढ़ाया है, एक काम करो, गड़बड़ लिख दिया मैंने, x और y तो ऑलरेडी यूज कर रखे हैं। इनकम मान लो इनिशियली 3a 4a एंड 5a, और इनकम न्यू मान लो आप कितने के बराबर, 5b 4b एंड 3b। 3a की वैल्यू x से बड़ी है। अब मैं किसके साथ रेशियो लूं? अगर मैं b के साथ रेशियो लेता हूं a और b का, तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं, दो वेरिएबल आएंगे। क्या चेंज नहीं हो रहा है ये बताओ? किसका सैलरी चेंज नहीं हो रहा है? c का सैलरी चेंज नहीं हो रहा है। c का सैलरी जो था पहले वही है। तो a और c का रेशियो निकालो। a का सैलरी कितना था पहले, 3a, c का सैलरी कितना था, 5a। तो a की सैलरी न्यू और b की सैलरी, b नहीं c की सैलरी न्यू का रेशियो कितने के बराबर होगा, 5:3। सही है। अगर यहाँ पर तुम b की सैलरी लिख दोगे, समझ दोनों में में आया आ सर जाए। वाला। सर 1 मिनट सर, 4 की सैलरी सर चेंज नहीं हो रही ना, तो 4 कंसीडर करेंगे ना हम तो अकाउंट में सर। अच्छा 4 ऐसे थोड़ी होता है, 4a और 4b है, दो 4a और 4b सेम चीज होती है। 4 लाख और 4 करोड़ एक ही बात होती है। नहीं सर, तो सर हमने मतलब सी को क्यों किया सर? बता रहा हूँ, क्योंकि सी का सैलरी चेंज नहीं हो रहा ना। देखो इसमें x रुपए जुड़ रहे हैं, इसमें y रुपए जुड़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा। अच्छा अच्छा, उसका चेंजेस पूछा ही नहीं है, हाँ। तो इसलिए मतलब उसमें पूछे नहीं, उसमें है ही नहीं, जुड़ ही नहीं रहा कुछ। अब तुम एक काम ठीक करो, है। ए और अरे बी को सर- लिख लो। बी का सैलरी, सुनो मेरी बात सुनो, बी का सैलरी पहले कितना था, 4a, उसमें y रुपए जोड़ दिया। अब ए का सैलरी और बी के सैलरी का रेशियो कितना हो गया, 5:4। इससे क्या हासिल होगा, a b x y 3 वेरिएबल हैं। समझ रहे हो बात को? तो क्या फिक्स है, सी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो सी का सैलरी था पहले 5a, ए का सैलरी, और सी का सैलरी नया वाला
ए का सैलरी और सी के सैलरी में नए वाले में रेशियो कितने का है, जल्दी से बताओ। 5:3। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए के टर्म्स में निकाल सकते हैं। 15, 25, 25 में से 15, 3A प्लस एक्स। सी का सैलरी कितने के बराबर है, 5A। ये कितना होगा, 9, 25, 16/8, 14 हो गया सर, 14। 16। ये होगा 9A, ये 25 है, 3A, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर मैं बी की सैलरी और सी की सैलरी को न्यू को कंपेयर करूंगा तो क्या होगा। बी की सैलरी पहले कितनी थी, 4A, वाई रुपए से बढ़ा दी। सी की सैलरी पहले कितनी थी, 5A, और बी और सी की नई सैलरी का रेशियो कितने के बराबर है, 4:3। यहां पर तुम सॉल्व करोगे तो यहां से y की वैल्यू निकलेगी 4, 12 और 20, 8A/3 या 8/3A। तो ये समझना जरूरी था, ये बताने का पर्पस क्या था, ये समझना जरूरी है कि हम रेशियो किसके साथ लें। ए और बी दोनों रेशियो तुम पहले भी और बाद में ले लोगे तो कुछ आसान नहीं होगा, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल आ जाएंगे। अब मुझे बताओ एक्स और वाई का रेशियो पूछा है, क्या हम निकाल सकते हैं एक्स और वाई का रेशियो। हाँ सर, 2:1। 16/3A is to 8/3A। कितना आ गया रेशियो, 2:1। ये तो हो गया नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। अब हम बात करते हैं एक छोटा तरीका। ये ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हटा रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ सर, ये क्लियर हो गया। हटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। ए की इनिशियल सैलरी 3, 4 और 5 के रेशियो में है, और इनकम जो न्यू है वो किस रेशियो में, 5:4:3। एक ही बंदा मेरा है जो काम का है, जिसकी इनकम चेंज नहीं हो रही, वो कौन है, सी। इनकम चेंज नहीं हो रही पर हमें चेंज तो दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, ये 5 है और ये 3 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ ए और बी की इनकम चेंज हुई है। ए की इनकम x रुपए से बढ़ी है, बी की इनकम y रुपए से बढ़ी है, सी की इनकम में कोई चेंज नहीं आया। नहीं आया तो बराबर बनाओ। बराबर कैसे बनाओगे, इसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो हमने शुरू में सीखा था, और इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिलेगा इससे मुझे, इससे सी की इनकम सेम हो जाएगी। अब देखो ए की इनकम और सी की इनकम में रेशियो देखा जाए, इनकम ए की कितनी हो गई शुरुआत वाली, जल्दी से बताओ, 9:12:15। मतलब अगर ये 9x है तो ये 12x है तो 15x होगी। ए की न्यू इनकम कितने के बराबर होगी, 25, ये 20 और ये 15। अगर ये इनकम सेम है सी की दोनों टाइम, तो अगर ये 15x है तो ये भी 15x होनी चाहिए। अगर ये 15x है तो ये 20x, ये 25x। तो इसमें कितने की बढ़ोतरी है, जल्दी से बताओ, 16x। इसमें कितने की बढ़ोतरी है, 8x। रेशियो कितने का आ गया, 2:1। बताओ। ये वाला ज्यादा समझ रही है। ठीक है, सर y नहीं लेंगे, x ही लेंगे। जब ये 15x है और इसकी भी इनकम 15x ही होगी ना, सी की इनकम तो दोनों ही केस में सेम है, यस सर। तो अगर ये 15x है तो ये भी 15x ही होगा। नहीं समझे, बोलो। समझ गया सर। नहीं, जिसने पूछा था मैं उससे पूछ रहा हूँ।
सर Seek income एक्स और बेटा, वाई में रिलेशन क्या, एक्स और वाई में रेशियो कैसे आया वो समझ नहीं आ रहा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक्स और वाई की जरूरत ही नहीं ना इसमें, आप सी पर फोकस करो। सी की इनकम पहले कितनी थी? 15x थी या नहीं थी? सर वो तो आ गया। बात सुनो पहले, सी की इनकम पहले कितनी थी? मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, समझ में आ जाएगा अपने आप, बोलो। सर 5 थी पहले। 5 into 3 किया ना मैंने। ये सर 15x। तो अगर सी की इनकम चेंज नहीं हो रही तो बाद में 15x नहीं होनी चाहिए? यस सर। तो अगर ये 15x है तो ये 20x होगा, यस सर। और अगर ये 20x है तो 25 होगा, क्योंकि इनका रेशियो 5:4:3 है ना। ओके सर। अब समझ में आ गया? यस इसमें सर। इनका सर ये कोएफिशिएंट वो वाला एक्स नहीं है ना? सर ये वो एक्स नहीं है ना जो क्वेश्चन में गिवन था, एक्स और वाई वाला? नहीं, वो x नहीं है बेटा, मैं और वेरिएबल ले लेता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है इसमें लो, ओके मेरी सर गलती। ओके। नहीं सर आ गया, वही कंफ्यूजन हो रहा था बस उस वजह से ही। इसको a ले लो, इसको भी a ले लो, इसको भी a ले लो। अगर ये 15 है तो सी की इनकम नई वाली 15 होगी। अगर ये 15 है, 3 5 15 है तो कितने के बराबर होगा? 20a। और ये कितने के बराबर होगा? 25a। ये हो गया इनकम नया। तो अब इसकी इनकम कितनी बढ़ी है बताओ बेटा? 16a। इसकी इनकम कितनी बढ़ी है? 8a। एक्स और वाई में रेशियो कितने का आ गया? 2:1। अब ठीक है, मेरा फोकस ये है कि सी की इनकम पहले भी और बाद में भी सेम रखनी है, और उसके अकॉर्डिंग हमने बचे हुए लोगों की इनकम निकाल ली। सर वो आपने एक्स एक्स ले लिया था तो फिर कंफ्यूजन हो हाँ रहा था मैं, उस वजह से कि ये क्वेश्चन नहीं वाला मैं एक्स वाई है। नहीं समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। अभी क्लियर हो गया? यस सर। चलो good। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो पर। ठीक है, एक चीज में स्टूडेंट हमेशा दिक्कत महसूस करते हैं, वो है कि कंपैरिजन ऑफ रेशियो की अगर बात की जाती है तो क्या हिसाब किताब बनता है। जैसे वो क्वेश्चन होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रेशियो फलाना फलाना, ऐसा कुछ कुछ। जैसे एग्जांपल के तौर पे इससे हम समझते हैं, ये फॉर्मूले याद मत करना, इसके प्लस कर दिया तो ये कम हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ, मैन और इसकी वाइफ की प्रेजेंट एज का रेशियो मैं आपको दे रहा हूं, वो दे रहा हूं 5:4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मुझे बताना है कि 20 साल पहले अगो इनकी एज का रेशियो क्या हो सकता है। यूनिक आंसर तो नहीं निकलता, क्योंकि बहुत सारे रेशियो पॉसिबल हैं, डिपेंड करता है कि करंट एज क्या है उनकी। आंसर चॉइस में देता हूं आपको 3 4 इनफैक्ट आंसर। पूरी बात ध्यान से सुनना, मैं बहुत तसल्ली से डिस्कस करूंगा इसको समझाने के लिए। जिनको पता है आई एम श्योर उनको कुछ ना कुछ नई चीज जरूर पता चलेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो क्या है, आंसर उठाओ, इनसे चेक कर लो। इनकी इनकम का, इनकी एज का रेशियो 5x और 4x हम इनकी एज मान लेते हैं। 20 साल पहले इसकी एज 20 माइनस कर देंगे, इसकी एज 20 माइनस कर देंगे, और एक एक करके आंसर डालते जाओ। हर आंसर चॉइस को चेक करने में 10 सेकंड लगते हैं, 40 सेकंड में सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन, अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करो, जो कि बहुत वेरी अनलाइकली, क्योंकि इतनी सिंपल कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस कम है। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बिल्कुल श्रेया। मैंने बोला सरे लेट्स से 7:5 चेक करनी है मुझे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 25x माइनस 100। मैं इसका एक तुम्हें अच्छा वर्जन भी बताऊंगा, पूरी बात ध्यान से सुनना, डोंट टेक इट लाइटली। माइनस 140 सही लिखा है। 25 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 140। यहां पर x लेकर आए 3x, और यहां पर लेकर आए कितने के बराबर? बताओ कितना लेकर आए? 40। 40। x कितने के बराबर आ रहा है? 40/3। x पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये रेशियो हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं 5x
-20, 4x -20 को 3/2 रखता हूं तो हो जाएगा 10x -40 इज इक्वल टू 12x -60। 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू कितने के बराबर? 10। x भी ग्रेटर देन फिर से 0 आ रहा है, तो ये वाला रेशियो भी पॉसिबल है। तीसरे वाले पर आते हैं। तीसरे वाला क्या कह रहा है? 13:10। अगर मैं 5x -20, 4x -20, 13/10 करता हूं तो ये 50x -200, 52x -260, यहां पर लेकर आएंगे तो 2x, ये इधर लेकर आएंगे 60, तो x इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा? 30। ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके थ्रू जब आप वैल्यू निकालोगे ना तो फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू। फ्रैक्शन में कैसे आएगी चेक करो। 5 फ्रैक्शन में नेगेटिव आएगी। 5x -10, 5x -20 आई एम सॉरी, डिवाइडेड बाय 4x -20 इज इक्वल टू 6/5। तो ये के बराबर हो गया 25x -100 इज इक्वल टू 24x -120। यहां पर लेकर आओगे x इज इक्वल टू हो गया -20, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं हो सकता रेशियो कभी। ये तीनों रेशियो पॉसिबल। एक तरीका तो ये है, थोड़ा सा लॉन्गिश है पर सेफ है। आप बात समझ रहे होगे सेफ क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें हमें ऐसा कोई खास अकल नहीं लगानी है, सिर्फ कैलकुलेशन करके चेक करना है कि x कहां पर नेगेटिव आ रहा है। तो ये कांट भी हो जाएगा। विच ऑफ द 20 ईयर्स अगो कौन सा नहीं हो सकता? कैन भी होता तो फिर 3 आंसर ऐसे होते हैं जो कांट भी वाले होते हैं और एक कैन भी वाला होता है। वो हमें क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड समझ में आ जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं। इज दैट ओके एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। नाउ इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं इसको हटा रहा हूं, दूसरा तरीका बताता हूं। एक बात का जवाब दो। एक बंदा ऐसा है जिसके पास 50 रुपए हैं और एक बंदा ऐसा है जिसके पास 40 रुपए हैं। मैंने दोनों से 20-20 रुपए ले लिए, ठीक है? दोनों से 20-20 रुपए ले लिए। किसको ज्यादा दुख होगा? लेमैन टर्म्स में अगर मैं पूछता हूं, किस दुख तो दोनों को ही होगा, पर किसको ज्यादा दुख होगा? कौन कहलाए? किसका बजट बिल्कुल बिगड़ जाएगा एज कंपेयर टू अदर? जिसका ज्यादा पैसा ले लोगे परसेंटेज के टर्म्स में। 40 वाले का। हाँ, इसमें कितने का रिडक्शन है ये बताओ? और इसमें कितने का रिडक्शन है? ये हिसाब किताब 5:4 का मतलब। अब जब डिनोमिनेटर ज्यादा परसेंटेज से कम हो रहा है तो जो नया रेशियो आएगा वो पहले वाले से छोटा होगा कि बड़ा होगा? ये बताओ। डिनोमिनेटर वीक हो रहा है, लेकिन इसको मैथमेटिक्स के नहीं, जनरली सोचो। डिनोमिनेटर अगर वीक हो रहा है तो रेशियो पहले से या फ्रैक्शन पहले से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। थोड़ा और सोचो। नहीं, डिनोमिनेटर तुम स्ट्रॉन्ग करोगे तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा ना बेटा। डिनोमिनेटर वीक करोगे तो बढ़ जाएगा। 1/2 और 1/2 में से 1/3 में से कौन सा बड़ा होता है? 1/2। क्यों होता है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वीक है? ठीक है, अरे स्ट्रॉन्ग है। कितना आसान होता है तुम लोगों को कंफ्यूज करना। अरे बेटा वीक ही तो है, ये 2 है और ये 3 है। क्या वीक होता है? डिनोमिनेटर को देखो सिर्फ तुम, ये वीक है। तो जब डिनोमिनेटर वीक होता है तो फ्रैक्शन बढ़ जाता है। और एग्जांपल लो तुम, 2/5 एंड 2/6 में से कौन सा बड़ा है? डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन सर। तो 2/5 बड़ा है 2/6 बड़ा है? 2/5। हाँ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसके कंपैरिजन में वीक है ना? यस सर। हाँ, ऐसे देखो तुम, जो कमी आ रही है वो न्यूमरेटर में 40% की आ रही है नहीं आ रही है?
और डिनोमिनेटर 50% की आ रही है, तो डिनोमिनेटर की वीक जो है वो ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इतना वीक नहीं हो रहा है जितना डिनोमिनेटर वीक हो रहा है। तो जो नया रेशियो आएगा वो पहले वाले से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। बड़ा रहेगा सर। हाँ, अब 5/4 का मतलब अगर देखा जाए तो 125% होता है कि नहीं होता है? ये आपको डीआई में भी बहुत काम आएगा। 125% से बड़ा है 140% है, 125% से बड़ा है 150% है, 125% से बड़ा है 130% है, 125 से छोटा है 120% है। तो ये नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। ठीक है, तो सर इसमें -20 का काम क्या था? -20 का काम ये था कि दोनों में से 10 माइनस करोगे तब भी वही आंसर आएगा। 20 का कोई मतलब नहीं है, 20 इज रेलेवेंट नंबर, दोनों में से सेम नंबर माइनस कर रहे हैं तो रेशियो पहले से बड़ा हो जाएगा कुल मिला के। ये कहने का मतलब था। ओके। ठीक है, 20 की जगह 10 भी होता तब भी यही आंसर आता, 20 की जगह 5 भी होता तब भी यही आंसर आता। ठीक है। इसको मैं दूसरे नजरिए से देखता हूं, इसको हटा दूं। हस्बैंड और उसकी वाइफ का एज का रेशियो जो है प्रेजेंट एज वो 5:4 है। तो पहले तो मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर मैं दोनों की एज 20 साल बाद निकालना चाहता हूं, 20 साल बाद, आज से 20 साल बाद, तो रेशियो पहले से बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? तो जब कोई जवाब नहीं देगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। खुशी बेटा बताओ, और टेंशन मत लेना, गलत होने दो। खुशी, ठीक है, थोड़ा और सोचो। अब हम ऐड कर रहे हैं दोनों में, जिसके पास 50 रुपए हैं और एक के पास 40 रुपए हैं, इसको भी तुम 20 रुपए दे रहे हो और इसको भी 20 रुपए दे रहे हो, कौन ज्यादा खुश होगा? सर कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा। समझ गए बात को? बस इतना देखना होता है। तो जो नया रेशियो आएगा ना वो क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब 125% से छोटे कुछ भी हो सकते हैं। 11/10 हो सकता है, 21/20 हो सकता है, ठीक है, 6/5 बोलो हो सकता है। इज इट ओके? नाइन बाई 10 जवाब दो। 9/10 नहीं सर, 9/10 नहीं होगा। नहीं हो सकता, ये मैं समझाना चाह रहा हूं अब। क्योंकि जो नंबर आप ऐड कर रहे हो ना, इसका रेशियो कितना है ये बताओ, दोनों में जो ऐड कर रहे हो आप नंबर, इससे छोटा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, और इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान रखनी है मुझे, इन चीजों का बस ये हिसाब किताब है। अपर लिमिट लोअर लिमिट मुझे डिसाइड करनी पड़े। अब मैंने आपको बोल दिया कि भाई चलो 125% से कम होना चाहिए, तो 125% से कम ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लिख दो। जो नंबर ऐड कर रहा हूं उनका रेशियो 1:1 है, इससे छोटा नहीं हो सकता। सो बेसिकली ध्यान से देखना, 5/4 का जो रेशियो है उसमें अगर मैं सेम नंबर ऊपर नीचे ऐड कर रहा हूं, लेट्स से तुमने x ऐड किया, ऊपर नीचे भी x ऐड किया, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली 5/4 से छोटी होगी और डेफिनेटली 1/1 से बड़ी होगी। ये समझना जरूरी है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट।
एक लिमिट निकाल लो, दूसरी लिमिट अपने आप निकल के आ जाती है। तो सर हम ये भी मतलब मान के चल सकते हैं कि जैसे ये 5/4 है तो डिनोमिनेटर एक कम है और डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, तो जो ऑप्शन होगा वो उनमें भी एक का ही डिफरेंस होगा और वही आंसर होगा, तो ये हम मतलब मान सकते हैं सर? ऐसे कैसे मान correct सकते answer? हैं? कैसी बातें कर रहा है? ऐसे मतलब कैसे सर मान गेस सकते हैं? वर्क, गेस वर्क में अरे गैस वर्क कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं चलाते गैस। ऐसे थोड़ी चलाते हैं। ये भी हो सकता है रेशो। अभी बताओ इसमें एक का कहाँ फर्क है? सौ से ज्यादा, 100% से ज्यादा और 125% से कम सारे आंसर पॉसिबल है। दोनों बता रहा हूँ, माइनस वाला और देख सर लो। एक बार आप ये माइनस बता वाला दो कि सर की 1/1 वाली साइड कैसे आई? ये ऑटोमेटिकली देखो, आप मेरी बात सुनो। एक आदमी के पास 5 रुपए है, एक आदमी के पास 4 रुपए है, इसको 20 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई और इसको भी 20 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। कितने जीरो लिखे ऊपर मैंने? अब ये बताओ, तुम ऊपर 5 जोड़ रहे हो, नीचे 4 जोड़ रहे हो, ऊपर 5 जोड़ रहे हो, नीचे 4 जोड़ रहे हो, तो जो वैल्यू आएगी वो एक से बड़ी आएगी, एक से छोटी आएगी? ये बताओ। दोनों में 4 जोड़ दे तो एक ही आता रेशियो। ऊपर 5 जोड़ रहे हो, नीचे 4 जोड़ रहे हो, तो वैल्यू एक से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए इससे बड़ा होगा 1/1 से। समझे बात को? बेटा बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अब जैसे माइनस वाले में था, माइनस वाले में और कौन सा, देखो मैंने ऊपर यहां पर बात की, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में हमने बात की थी कि दोनों की हमने उम्र 20 साल कम की है, तो 5:4 में से मैंने 20-20 माइनस किया था, तो रेशो कम हो रहा था। हो रहा था नहीं हो रहा था? कि बढ़ रहा था? बढ़ रहा था। सर जो न्यू रेशियो था वो ज्यादा आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ज्यादा छोटा कम है। होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। बढ़ता रहा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा? ठीक है, तो कितना बड़ा रेशियो होगा ये डेफिनेटली किससे बड़ा होगा? 5/4 से बड़ा होगा। होगा?